अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है, खैरियत से? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और जैसा आपको पता है कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की जो टेस्ट सीरीज़ है, उसका जो पहला टेस्ट मैच है वो आज उसका आखिरी दिन है और मैच ख़त्म होने में बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। वेस्ट इंडीज़ को सिर्फ 6 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 200 रन का टारगेट दिया था इंग्लैंड की टीम को और सोशल मीडिया भरा हुआ था। लोग लोग यही बातें कर रहे थे कि इंग्लैंड तो आराम से ये टेस्ट मैच मार देगा। हम भी ये सोच रहे थे कि जो इंग्लैंड की जो टीम है वो आराम से वेस्ट इंडीज को हरा देगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम इतनी जबरदस्त, उनकी बैटिंग तो है नहीं, बॉलिंग इतनी अच्छी है नहीं। क्रिकेट पता नहीं कैसा वहां पे खेलेगी, कंडीशन को किस तरीके से वो उसको इस काबिल वो बनाएंगे कि हम अच्छा खेल सके। लेकिन जो टेस्ट मैच की जो पोजीशन नजर आ रही है मुझे, वो तो उल्टा ही सब नजर आ रहा है। वेस्ट इंडीज की टीम तो आराम से जीत जाएगी, सिर्फ अभी तक उनके 6 विकेट्स गिरे हैं। स्टार्टिंग करते हैं, हमारे जो गेस्ट है गुलाम अली हमारे साथ है। गुल्लू भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत। तनवीर, आप सुनाएं। आप का माशाल्लाह बड़े जोरदार तरीके से चैनल चल रहा है और दुनिया भर के आप इंटरव्यूज करते फिर रहे हैं और टेस्ट मैच पे बात भी कर रहे हैं, तो वेल डन। बस गुल्लू भाई, ट्राई कर रहे हैं दूसरों की तरह के कुछ हम भी कुछ प्लेयरों के साथ आए जरा अपने यूट्यूब चैनल पे और उनसे जरा डिस्कशन वगैरह करें। गुल्लू भाई, टेस्ट मैच की तरफ ध्यान तो होगा, कुछ देखा तो होगा आपने टेस्ट मैच कैसा चल रहा है? हाँ, बिल्कुल देखा, क्योंकि टाइमिंग ऐसी है कि आसानी से देख सकते हैं इस टेस्ट मैच को कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आपको हाँ, पता है दोपहर 3 बजे शुरू होता है और रात 11 तक चलता रहता है। तो हमारा काम ही क्या है? टीवी देखना और क्रिकेट देखना। जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहली इनिंग में जो इंग्लैंड की टीम है वो 204 रन पे सिर्फ आउट हो गई। हमने ये समझा कि वेस्ट इंडीज के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, वेस्ट इंडीज के को ये 204 रन भी उनके लिए बनाना मुश्किल हो जाएगा। टॉस क्या समझते हैं आप? टॉस जीत के जो बेन स्टोक ने पहले बैटिंग की थी, काफी लोगों ने बोला इसको फील्डिंग करनी चाहिए थी, उसका फायदा तो उठा लिया वेस्ट इंडीज की टीम ने। आप क्या समझते हैं? कप्तानी जो उन्होंने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो क्या वो उनको एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज का, या क्या मसला था? नहीं, देखिए, बेन स्टोक अकेले नहीं होंगे। पूरी एक मैनेजमेंट होती है, कोच होते हैं, हेड कोच होते हैं और एक पूरी एक मैनेजमेंट टीम मैनेजमेंट होती है, जो कि कंडीशन को देखती है, पिच को रीड करती है और उसके बाद फैसला करती है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है इंग्लैंड की टीम मैनेजमेंट ने कि एक रेन कंडीशन में हैवी फोरकास्ट जिसकी थी, और आपको पता है इंग्लैंड में जब इस तरह की कंडीशन हो तो कितना मुश्किल हो जाता है। और टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बॉलिंग बैटिंग करने का फैसला किया, जिसको मैं बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि आप कोई भी टीम हो, आपकी अगर कमजोर टीम भी आपको इससे खेल रही होती है और अगर आप उसको मौका देते हैं कि वो आपके करीब आ जाए, तो क्रिकेट में हमने बारहा देखा है कि वो टीमें फिर आपको न सिर्फ करीब आती हैं बल्कि आपको पछाड़ देती हैं आपके गलत फैसले की वजह से। तो इंग्लैंड को बड़ी आसानी से अपॉर्चुनिटी मिली थी कि टॉस जीते और टॉस जीत के उनको फैसला सही करना चाहिए था। सही फैसला ये होता कि वो बॉलिंग करते। तो मैं समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज जिस तरह अभी खेल रही है, इंग्लैंड इससे कहीं कंफर्टेबली ये मैच को जीत सकती थी। ऑल्दो कि इंग्लैंड की टीम इतनी एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप नहीं है इंग्लैंड की भी, और बॉलिंग में भी हमने देखा कि अब तक रिदम हमें उन बॉलर्स का नजर नहीं आया। जोफ्रे आर्चर हुए, वुड हुए और इसी तरह जेम्स एंडरसन का वो रिदम नजर नहीं आया जो हम उमन उनकी बॉलिंग में देखते हैं। तो ये सारे फैक्टर थे, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जैसे आपने कहा कि टॉस का, वो टॉस सबसे बड़ा फैक्टर था। अच्छा, 318 रन किए वेस्ट इंडीज ने अपनी पहली इनिंग में। और मैंने भी ये टेस्ट मैच देखा, पूरे 5 दिन टेस्ट मैच देखा। अ, वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि जेम्स एंडरसन ने 3 तो आउट किए पहली इनिंग में, लेकिन उनके अलावा जो वुड ने जो बॉलिंग की है, जोफ्रा आर्चर ने बॉलिंग की, वो बिल्कुल वेवर्ड नजर आए। पीछे पीछे बहुत ज्यादा उन्होंने बॉलिंग की, लाइन लेंथ। हालांकि आपको पता है कि 204 पे अगर कोई टीम आउट हुई है, उसकी पूरी कोशिश होती है कि हम कंटेन करें, हम रन ना दें ज्यादा, विकेट टू विकेट हम बॉलिंग करें। लेकिन ऐसी बॉलिंग नहीं आई। क्या समझते हैं आपके, वो डराने की उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की, डरा देंगे, आउट हो जाएंगे, वेस्ट इंडीज की टीम 204 के अंदर ही आउट होगी? लेकिन मेरे ख्याल में वो जिस तरह क्रिकेट खेले, जितना दलेरी के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली है, जितनी भी तारीफ करें कम है। 318 रन, ये जो बॉलिंग थी इंग्लैंड की तो बड़ी जबरदस्त थी। हाँ, देखिए, मैं जैसे कि अगर आप ओवरऑल अपने पहली इनिंग में बॉलिंग देखी होगी इंग्लैंड की, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा वेस्ट इंडीज से कहाँ कहाँ गलतियां हुई। अगर आप देखें, नो डाउट कि वेस्ट इंडीज जीतने की पोजीशन में ऑलमोस्ट, मतलब बहुत बहुत ही अनहोनी कोई हो जाए तो हो जाए, लेकिन इंग्लैंड वेस्ट इंडीज जीत जाएगा।
लेकिन अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज ने जहां पे 100 रन पे 100 प्लस पे 5 आउट कर लिए थे या 6 आउट कर लिए थे इंग्लैंड के, तो वहां देखिए वेस्ट इंडीज को इंग्लैंड के चौथे दिन सेकंड इनिंग के अंदर 3 आउट थे उस टाइम। क्रॉली और बेन स्टोक्स, क्रॉली 76 की उन्होंने किए, बेन स्टोक ने 46 किए। उस टाइम तक कोई नहीं सोच पा रहा था कि इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग में चौथे दिन आखिरी टाइम पे 3-4 विकेट से एकदम से गिर जाएंगे। वो जो गैब्रियल ने उस टाइम बॉलिंग की है, उस टाइम एकदम से वेस्ट इंडीज को शायद समझ आई कि अब जो है टेस्ट मैच हमारे हाथ में आ गया, क्योंकि चौथे दिन 8 विकेट्स गिर चुके थे। तो गैब्रियल को भी तो अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने जो बॉलिंग की है, उनकी बॉलिंग की वजह से आई थिंक ये टेस्ट मैच जीता वेस्ट इंडीज की टीम, या इंग्लैंड रिलैक्स हो गए होंगे बैट्समैन जो है। नहीं, इंग्लैंड बिल्कुल, अगर आप देखें तो वो इंग्लैंड की टीम नजर ही नहीं आई। हो सकता है कि इतने अरसे बाद टेस्ट मैच हो रहा है तो वो चीज उनकी नजर नहीं आई जो कप्तानी का हम फर्क देखते लगता है हैं। आपको? इसका कप्तानी का फर्क लगता है? जो रोट नहीं है, जॉनी बेस्टो भी नहीं है। नहीं, कप्तानी का बिल्कुल फर्क यूं लगता है कि आप एक टीम यूनिट के तौर पे जो जिस तरह इस्तेमाल करते हैं आप, अगर आप अपने बॉलर्स को जिस तरह यूज करना है, या आपने टॉस जीत के जो फैसले करने होते हैं, या टीम कॉम्बिनेशन जो करानी होती है, या आपने जो अपने बैट्समैन को जिस तरह कैरी कराना होता है, तो उसमें यकीनन टाइम तो लगेगा उसका बेन स्टोक को। लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि वेस्ट इंडीज ने को जो अपॉर्चुनिटी मजीद जो शुरू से ग्रैब करनी चाहिए थी, मैं पहले वेस्ट इंडीज की तरफ आता हूँ, कि वेस्ट इंडीज ने 200 रन ज्यादा करवा दिए थे जो सिचुएशन में उसने पकड़ लिया था इंग्लैंड को। उसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम को कम से कम 400 रन करने चाहिए थे। जिस तरह इनके प्लेयर सेट होके, अगर आप पूरा स्कोर कार्ड देखें, सेट होके जिस तरह आउट हुए, और इन्होंने सेट होने के बाद क्या किया कि अपने स्ट्रोक्स नहीं खेले, अपने कॉन्शियस ही रहे। होता क्या है, आप जब 35-40 कर लेते हैं, 30-35 करते हैं, तो अपने स्ट्रोक्स खेलते हैं और हावी होने की कोशिश करते हैं बॉलर्स पे। तो वहां पे मैं समझता हूँ वेस्ट इंडीज को 400 करने चाहिए थे और इंग्लैंड को जल्दी आउट करना चाहिए था पहले इनिंग में, तो वेस्ट इंडीज के लिए ज्यादा और आसान हो जाता। लेकिन इंग्लैंड की अगर मैं टोटल अगर आप बात करूं इंग्लैंड की, इनमें इंग्लैंड की बॉलिंग और बैटिंग टोटल जो थी, मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नजर आई इस मैच में। और आई एम श्योर कि अगले मैच में ये प्रिपेयर होकर के आएंगे और देखेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इंग्लैंड के पास इस कंडीशन में भी कि वो फुली प्रिपेयर नजर नहीं आए। टॉस जीत के अगर वो पहले बॉलिंग करते तो ये मैच मैं समझता हूँ कि आज वेस्ट इंडीज की जगह वो जीत रहे होते। अच्छा, आपने बात की 400 रन की, इसमें कोई वो शक नहीं है, जैसा खेल रहा था वेस्ट इंडीज उनको 400 रन करने चाहिए थे। लेकिन चलो 400 रन नहीं भी किए, 114 रन की अगर इंग्लैंड को लीड दे दी थी तो क्या बुरी थी? इंग्लैंड की टीम तो वैसे ही 204 पे आउट हो गई थी। हाँ, लेकिन देखिए, आप इतनी माशाल्लाह क्रिकेट पे नजर रखते हैं, अगर कंडीशन अच्छी हो जाए तो वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में वो क्वालिटी नहीं है जो किसी टीम को बहुत जल्दी आउट कर ले अच्छी विकेट पे। अगर आप देखें तो गैब्रियल ने बहुत जान मारी, नो डाउट, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप अदर बॉलर्स देखें या स्पिनर देखें तो उस क्वालिटी की नहीं है कि एक अच्छी विकेट पे एक अच्छा स्पेल करके टीम को उड़ा दें। गैब्रियल की जिस तरह गेंद सीम हुई है, स्विंग तो मैं नहीं कहूंगा, जिस तरह सीम हुई है सेकेंड इनिंग में उसकी। गैब्रियल ने 5 आउट किए, फर्स्ट इनिंग में 4 आउट किए, और फर्स्ट इनिंग में जेसन होल्डर ने 6 विकेट्स लिए हैं। हाँ, वो सारा मैंने देखा। पहली इनिंग में तो मैं कह सकता हूँ कि कंडीशन बहुत साजगार थी बॉलिंग के लिए, लेकिन दूसरी इनिंग में यकीनन कमाल है गैब्रियल का। दूसरी इनिंग में पिच जब बेहतर हो गई थी, वेदर खुल गया था, यानी कि क्लाउड वगैरह नहीं थे इतने, तो वहां पे गैब्रियल ने ही कम बैक कराया है वेस्ट इंडीज की टीम को। तो वेस्ट इंडीज को अगर अच्छी पिचेस बनती हैं तो वेस्ट इंडीज को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर इंग्लैंड के एक तो बैट्समैन जो पुराने हैं वो वापस आ जाते हैं टीम में, जैसे कप्तान है उनके, तो मैं समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी बॉलिंग नहीं है जो इंग्लैंड के पास है। तो इंग्लैंड, अगर आप जोफ्रा आर्चर को देखें, पहली इनिंग में आपको नहीं लगा कि जोफ्रा आर्चर ना उस पेस से गेंद कर रहे थे, ऐसा ना उनका रनअप वो सही नजर आ रहा था, ना उनका रिदम नजर आ, जो एज कम्पेयर टू सेकंड इनिंग में हमने देखा उनको। तो कहीं ना कहीं आप जब किसी भी सेशन में आप वीक नजर आते हैं, किसी इनिंग में आप वीक नजर आते हैं, तो उसका एडवांटेज दूसरी टीम को होता है। लेकिन बड़ी अच्छी जीत मैं समझूंगा वेस्ट इंडीज की, और लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और बड़ी बातें हो रही कि पाकिस्तान टीम का वहां अशर हो जाएगा और व्हाइट वॉश हो जाएगा। तो अब मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों को बड़ी होप हो गई होगी कि पाकिस्तान टीम वहां अच्छा कर सकती है।
अच्छा, ये तो हमने बात की इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग की, वेस्ट इंडीज की फर्स्ट इनिंग की, फिर उसके बाद इंग्लैंड की सेकंड इनिंग की हमने बात की। सेकंड इनिंग के बाद जब हम वेस्ट इंडीज की इनिंग की तरफ आते हैं तो वेस्ट इंडीज को 200 रन का टारगेट मिला आज जो पांचवा दिन है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है वेस्ट इंडीज की टीम ये टेस्ट मैच जीत गई होगी, क्योंकि हम देख नहीं रहे, आखिरी टाइम पे हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया तो उम्मीद है कि वो जीत गई होगी। 200 रन का टारगेट उनको दिया। अब उस 200 रन के अंदर जैसी बॉलिंग की इंग्लैंड की बॉलर्स ने, आई थिंक 7 या 10 रन के अंदर 2 विकेट्स गिर चुके थे। जोफ्रा आर्चर ने 2 आउट किया, उसमें से एक रिटायर्ड भी हो गया था, कैम्बेल। तो इतने कम टोटल के अंदर जब आप 3 कैचेस छोड़ेंगे, 1 रन आउट छोड़ेंगे, फिर उसके बाद 9 बॉल्स भी करेंगे, तो क्या मतलब ऐसे 200 रन के अंदर जो आपने डिफेंड करना, आप जीत सकते हैं क्या? देखिए तनवीर, हम जब जानते हैं किसी भी टीम का जब बुरे दिन चल रहे हो, मैं इसको बुरे दिन ही कहूंगा कि आपने हर शोबे में बुरा किया, बॉलिंग में बुरा किया, बैटिंग में बुरा किया, तो डेफिनेटली फील्डिंग भी पार्ट है। तो इसी तरह फील्डिंग पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो इंग्लैंड की टीम ने, मैं समझता हूं कि इस ओवरऑल अपने डिसीजन जो फैसला था पहला गलत लिया। उसके बाद बैटिंग में उन्होंने अपनी क्लास शो नहीं की, बॉलिंग में अपनी क्लास शो नहीं की, फील्डिंग में अपनी क्लास शो नहीं की। जब आप इस तरह अपने हर शोबे में आप शो नहीं करते अपना पोटेंशियल, या जो आपकी जो स्ट्रेंथ है आप वो शो नहीं करते, तो डेफिनेटली उसका एडवांटेज दूसरी टीम ले जाती है। और फिल सिमंस एक अच्छे कोच है, मैं समझता हूँ। फिल सिमंस की कोचिंग में वेस्ट इंडीज की टीम में T20 भी इंडिया में जीता था, अगर आपको याद हो, 10 सेमी जी की। बिल्कुल। तो फिल सिमंस एक समझदार कोच है, उन्होंने अपनी जो लिमिटेशन थी उनके प्लेयर्स की, उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। और यहाँ क्रेडिट गोज टू टीम मैनेजमेंट। अब बात यह है कि किसी भी टीम को जब उसकी परफॉर्मेंस का आप अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं कि सबकी कंट्रीब्यूशन हो। तो अगर आप वेस्ट इंडीज की टीम में देखें तो कंट्रीब्यूशन सब खिलाड़ियों को नजर आया आपको। बैटिंग में भी सबका नजर आया, और बॉलिंग में भी नो डाउट के जो है वो दो बॉलर ऑफ कलर नजर आया, लेकिन एक ने विकेट ली दो। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो 80% प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नजर आया। तो ये एक अच्छी मैनेजमेंट की निशानी होती है कि सब कंट्रीब्यूट करें अपना। जो कि बड़े प्लेयर इतने नहीं है, कि ब्रायन लारा इनके पास नहीं है, या चंद्रपाल नहीं है, या और इनके जो बड़े बड़े नाम माजी में गुजरे वो नहीं कि सिंगल हैंडेडली मैच जिता देते थे। जब आपके पास ऐसी टीम हो तो आपको चाहिए होता है कि अपनी टीम के जितने भी प्लेयर हैं उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ये मैनेजमेंट का काम होता है कि उनको रोल दे और उनको आखिरी हद तक उनके पोटेंशियल पे खेलने की कोशिश करे कि वो अपना पूरा पोटेंशियल कितना शो करें। गुल्लू भाई, कितना नुकसान हुआ है कि स्लाइवा ना लगाएं और बॉल रिवर्स स्विंग नहीं हुआ? ये जो कंडीशन थी 200 रन्स डिफेंड करने के लिए, यहाँ पे अगर बॉलर्स का रिवर्स स्विंग होता, जोफ्रा आर्चर का भी पेस है, मार्क वुड का भी पेस है। मार्क वुड तो पूरे पूरे टेस्ट मैच में मजा नहीं आया उनकी बॉलिंग का, ऑफ कलर नजर आए। शायद अगर रिवर्स स्विंग हो रहा होता, जो उनका पेस, उनकी हाइट छोटी है, तो वो इफेक्टिव हो सकते थे। आप क्या समझते हैं कि नुकसान तो हुआ होगा बॉलर्स को अगर स्लाइवा यूज नहीं हो रही तो? तनवीर, उसका यकीनन मैं समझता हूँ 30% फर्क जरूर पड़ा है इस पिच पे। 30% मैं यूं कहूंगा कि आखिरी दिन अगर देखें तो इवन बाउंस नहीं था पिच में, और एकदम से कोई गेंद तेज और बाउंस कर जाती थी, कट हो जाती थी कोई बॉल, तो मुश्किल थी बैटिंग। मैं समझता हूँ बैटिंग इतनी आसान नहीं थी लास्ट डे। लेकिन मैंने वही कहा ना कि वेस्ट इंग्लैंड के बॉलर अगर रिदम में होते तो मैं समझता हूँ आज वेस्ट इंडीज को बड़ी मुश्किल होती। तो अगर आप देखें, जेम्स एंडरसन एंडरसन जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट के बॉलर है, और खासतौर पर अपनी कंडीशन में, उनका देखें। 152 टेस्ट मैच हो गए उनके। नहीं, मेरे ख्याल है 155 होगा। 152 है। मैं वही देख रहा था, मैं बड़ा सरप्राइज था कि हमने बिल्कुल दुनिया 155। में दुनिया में बैट्समैनों के नाम पे तो इतने टेस्ट मैच देखे हैं, कितने टेस्ट मैच देखे? लेकिन किसी बॉलर के नाम पे नहीं देखे। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा हिस्टोरिकल बॉलर है, और इंग्लैंड के लिए तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी वो बेंचमार्क सेट करके जा रहा है जो कि आने वाले लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और जिस तरह बॉल से कहते हैं ना, बॉल से खेलना, बॉल से खेलता है ये बॉलर और अपनी मर्जी से बॉल को चलाता है। लेकिन वही कि इतने अरसे बाद खेलना और रिदम में रहना, वो थोड़ा सा मुझे 38 कमी लग रहा 39 का हो गया है शायद वो। है। लेकिन अभी भी उसकी बॉलिंग जो है 140 प्लस की स्पीड पे है। हाँ।
अच्छा ये बताएं कि अब जरा थोड़ा सा टेस्ट मैच में तो काफी बात कर ली, अब जरा बात करते हैं कि सौरव गंगुली ने एक स्टेटमेंट दिया एक चैनल के ऊपर बैठ के कि जो एशिया कप है वो कैंसिल हो गया। उसके ऊपर बड़ी बातचीत हुई सोशल मीडिया में भी, डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, कि सौरव गंगुली ने कैसे ये बात कर दी। एसीसी ने तो अभी अनाउंसमेंट ही नहीं की कि एशिया कप कैंसिल हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि क्रिकेट बोर्ड्स के जो चेयरमैन उनको सबको तो पता ही होता है कि टूर्नामेंट होगा या नहीं होगा, तो अगर सौरव गंगुली ने कह दिया है तो इसमें क्या गलत बात है? अगर हमारे एहसान मानी ने नहीं बोला तो उन्होंने पहले बता दी, तो इसमें क्या कोई गलत बात है? देखिए, मैं कहूंगा स्मार्ट थिंकिंग। स्मार्ट जी थिंकिंग आप इसलिए कहेंगे कि इंडिया का बड़ा कंसर्न है कि वो आईपीएल के लिए विंडो तलाश कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है। तो वो उसके लिए विंडो जो मिल रही है वो इन दिनों में मिल रही है कि सितंबर, अक्टूबर और मे बी नवंबर, ठीक इन है। दिनों में एशिया कप एंड T20 वर्ल्ड कप होने हैं, ठीक है ना। तो आईसीसी ने अपनी मीटिंग डिले कर दी है, मतलब है इस महीने के में वो डिसाइड करेंगे आईसीसी की T20 वर्ल्ड कप होना है या नहीं होना है। तो यहाँ पे सौरव गंगुली को जरूर ये पता होना चाहिए था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का क्या सोच है, आईसीसी की सोच उसको पता चल गई थी। तो मैं समझता हूँ कि उसने एडवांस में पूछ लिया हो एसीसी वालों से, उनकी हम्म। मैनेजमेंट से, कि क्या प्रोग्राम है, तो उन्होंने उसको कन्वे कर दिया हो। वरना मैं नहीं समझता कि इतना इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं सौरभ गंगुली कि वो बिल्कुल। आके किसी चैनल पे बगैर कंफर्म किए किसी चैनल पे आके वो कह दें कि एशिया कप मुलतवी हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पे जब सौरभ गंगुली का बयान आया और फिर वसीम खान साहब का बयान आया कि नहीं, जो है ये ऑन मेरिट बात नहीं है और एसीसी इसका डिसाइड करेगी, इसका मतलब है, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात से बेखबर था कि एसीसी के माइंड में क्या चल रहा है या उन्होंने क्या फैसला कर ये लिया है। खबर कैसी हो सकता है? इनको पहले बताना चाहिए था ना एहसान मानी को, इनके बताने से पहले उन्होंने उसकी बता दिया पहले। उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान के बयान के फौरन बाद, 1 घंटे के बाद एसीसी ने यह बयान जारी कर दिया कि एशिया कप नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हम्म। तो इसका मतलब यही मैं कहूंगा, इतनी तेजी से चीजें डेवलप हुई ना कि वरना एसीसी इतनी जल्दी 1 घंटे बाद ये बयान नहीं जारी करता एसीसी हम्म। कि एशिया कप मुलतवी हो गया। तो ये सारी सिनेरियो में जो है पाकिस्तान क्रिकेट थोड़ा सा क्रिकेट बोर्ड जो बेखबर रहा, और जिसे कहते हैं ना एक उनके साथ कोलैबोरेशन या उनकी जो बातचीत चलना वो मेरे ख्याल नहीं हो रही थी। और फिर पाकिस्तान ने स्वाप कर लिया श्रीलंका से ये T20 हम्म। जो हम्म। वर्ल्ड कप है। पाकिस्तान ने कहा कि श्रीलंका ले लिए और 22 का 2020। जो है वो 22 का जो एशिया कप है पाकिस्तान करे। तो ये सारी कंफ्यूजन की बातें थी, लेकिन सौरभ गंगुली ने जो कहा, आई एम श्योर कि एज ए कैप्टन हम उसको जानते हैं, एज ए प्लेयर हम उसको जानते हैं, एज ए मैन जानते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल शख्स हैं और जो भी बात करेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे। गुल्लू भाई, सौरव गंगुली के बीसीसीआई का चेयरमैन बनने के बाद उनकी क्रिकेट को कितना फायदा हो सकता है? अगर उनकी कप्तानी को हम देखें, उससे पहले इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग, इतनी इतनी नाम तो बहुत बड़े थे, लेकिन सब ये कहते हैं कि सौरव गंगुली के बाद आने के बाद जो उन्होंने खड़ी की है इंडिया की टीम, उससे पहले ऐसी नहीं थी। तो अगर वही सौरव गंगुली का अब हम बीसीसीआई चेयरमैन के हिसाब से देखें, तो क्या समझते हैं कि जो 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 डोमेस्टिक में क्रिकेटर्स को जो मुश्किलात होंगी, या क्रिकेट को बेहतर करने के लिए, या ग्राउंड्स को बेहतर करने के लिए, या फाइनेंशियल चीजों को सेट करने के लिए, आप क्या समझते हैं सौरव गंगुली वाकई एक बेस्ट चॉइस था? इस चीज को बेहतर कर सकते हैं वो? देखिए तनवीर, बात यह है कि सौरभ गंगुली ऐसे टाइम पे बीसीसीआई के को हेड कर रहे हैं जब इंडिया इस वक्त क्रिकेट पे रूल कर रहा सही है, है। ठीक है ना। तो सारी चीजें उनके फेवर में है, ठीक है ना। लेकिन जो स्टैंडर्ड इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने सेट किया हुआ है और उनके पास जो लोग मौजूद हैं, हम्म। उनके साथ के खेले हुए जो लोग मौजूद हैं, वो भी अच्छी अच्छी पोजीशनों पे, कोई आईसीसी में है, कोई क्रिकेट कमेटी में है, कोई अपना एमआरएफ का जो है वो देख रहा है। तो हर हम्म। तरफ इनके बैच के लोग मौजूद हैं और एक बड़ी अच्छी इनकी जो जिसे कहते हैं कि जिसे सलाह मशवरा होना कि क्रिकेट को कैसे लेके जाना, अच्छे लोग मौजूद हैं। तो यकीनन होना तो ये चाहिए
कि इंडियन क्रिकेट को मजीद आगे की तरफ जाना चाहिए। और जैसे मैं इंडियन प्लेयर्स के भी मैं इंटरव्यू सुनता रहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्रोसेस बना दिया इंडियन क्रिकेट का कि आगे कई सालों तक इंडियन टीम में अच्छे टैलेंटेड प्लेयर जो वो जाया नहीं होंगे, कप्तान उनके ग्रूम होते रहेंगे, उनकी फतवाहत का सिलसिला जारी रहेगा, आईपीएल उनकी चलती रहेगी और इंडिया जो है अपना रेवेन्यू जो है मजीद जनरेट करता रहेगा। तो करता रहेगा। ये सारे वो अवामिल हैं जो किसी क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश होती है कि उनकी क्रिकेट भी इस रविश में जाए। तो वो ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, उनके पास मजीद अच्छे लोग आ गए हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे डेफिनेटली। तो यकीनन मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त टाइम है सौरव गंगुली के लिए कि उनको हर चीज तैयार मिली है। अब इससे आगे वो कहाँ लेके जाते हैं ये हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग होगा। आईपीएल का क्या आप देखते हैं? आईपीएल जो है वो होने जा रहा होगा या नहीं होगा? अब सुनने में तो यही आया कि दुबई में या अबू धाबी में शायद चांसेस हो, लेकिन इंडिया में तो मुझे अगर सोचते हैं तो वो तो मुश्किल लग रहा है मुझे इंडिया में तो। बकौल क्रिकेट बोर्ड और सौरव गंगुली वो सारी चीजें क्लियर होने के बाद डिसाइड करेंगे। उनकी ख्वाहिश तो जरूर है आईपीएल होना होना चाहिए, क्योंकि $11 बिलियन वो अर्न करते हैं, इससे भी ज्यादा। हम्म। तो इतनी ह्यूज अमाउंट $11 बिलियन यानी कि $1100 करोड़ हम्म। है ना, $1100 करोड़। तो एक क्या? बड़ी अमाउंट है, उससे भी ज्यादा अर्न करते हैं। तो इतनी बड़ी अमाउंट अर्न ना करना उनके लिए फिजिबल नहीं होगा। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि ये फैसला वो जब करेंगे जब क्रिकेट वर्ल्ड कप का ना होना डिसाइड हो जाएगा। और वेन्यू भी उन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि आया वो इंडिया में कराएंगे या उनके पास दो तीन जो ऑप्शन की बात हो रही है, यूएई की, श्रीलंका की और न्यूजीलैंड वाली बात थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि न्यूजीलैंड ने भी उनको ऑफर की थी कि वो आईपीएल यहाँ करा सकते हैं। तो लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक हम क्लियर नहीं होंगे कि आईसीसी क्या फैसला करता है उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। लेकिन उनकी ख्वाहिश जरूर है कि वो आईपीएल कराएं। यूनुस खान के बारे में क्या कहते हैं? अंडर 19 की जब बात हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उस टाइम तो उनकी डील नहीं हुई। ये अचानक जब पाकिस्तान टीम की ऑफर हुई तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, आई थिंक कुछ ही घंटों के अंदर। तो आप क्या समझ, आपकी भी यही सोच है कि यूनुस खान हो या उनके अलावा और जितने भी प्लेयर्स हो वो सिर्फ पाकिस्तान टीम में ही जाना चाहते हैं, इस वजह से उनको ऑफर हुई तो वो फौरन चले गए? देखिए तनवीर, यूनुस खान की बैकहैंड पे क्या बातें हुई जब अंडर 19 की उनको ऑफर हुई, क्या मामलात रहे, मेरा सिर्फ लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम चाहते थे यूनुस खान अंडर 19 के लड़कों के पास आए, वहां कोचिंग करे, ठीक है, वो सेटअप संभाले। अगर वहां डील नहीं हुई तो यूनुस खान, मैं समझता हूं कि फिर यूनुस खान को पाकिस्तान टीम में जाना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर गए हैं तो क्या फिर उन्होंने अपने आप को चेंज किया, अपनी नेचर को चेंज किया कि नहीं ठीक है, दूसरे अगर जाते हैं, दूसरे पैसों के चक्करों में जाते हैं, ये दूसरों पाकिस्तान टीम में रहते हैं, तो मैं क्यों ना जाऊं? नहीं, मेरा ख्याल है यूनुस खान का पैसे का कभी इशू इतना नहीं रहा जहां तक मैं उसको जानता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि उनके अंदर एक भूख है, एक कोचिंग की भूख नजर आई उनमें। और वो खेलते वक्त भी अपने यंग प्लेयरों को जो है साथ लेके चलते थे, उनको सिखाते थे और काम करते थे उनपे। तो उनके अंदर एक, मेरी उनसे एक उनकी ही फंक्शन में बात भी हुई थी, उनसे मैंने जब कहा था कि यूनुस खान, मेरे ख्याल है आपका लेवल अब कोचिंग वगैरह से काफी ऊपर निकल गया है और आपको चाहिए कि आप पॉलिटिक्स में आए और लोगों की खिदमत करें और पाकिस्तान के लोगों को एक सही ट्रैक पे लेके जाएं। क्रिकेट वगैरह आपकी अब जो होनी थी हो गई। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि नहीं, मैं, मेरा कोई अभी फिलहाल इरादा नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, मैं कोचिंग करना चाहता हूँ। उनका शौक है कोचिंग करना। और वक्त गुजरता जा रहा है और अब उम्र के साथ साथ आपको पता है इंसान बहुत ज्यादा मिच्योर होना शुरू हो जाता है। मैं समझता हूँ यूनुस खान जो क्रिकेट की कोचिंग के लिए वो जिस तरह उनके अंदर उमंग है, ख्वाहिश है कि वो डिलीवर करना चाहते हैं, तो मुझे ये वजह नजर आती है उनकी एक्सेप्ट करने की कि ये एक, और वो भी एक सीरीज के लिए उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। और ये ये तो आपको ही पता है, ये तो आपको ही पता है, कोई एक सीरीज के लिए तो कोई नहीं रहता ना फिर। नहीं, लेकिन देखें, बात ये इतने तनवीर बड़े के, नाम को आप एक सीरीज के बाद फौरन हटा देंगे? अगर बैटिंग की परफॉर्मेंसेज अच्छी रही तो कैसे हटाएंगे? फिर तो नहीं हटाएंगे। नहीं, देखें, मैं मानता हूं कि आप सही कह रहे हैं कि एक सीरीज के लिए कोई नहीं रहता। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक सीरीज के लिए नॉमिनेट करना और तनवीर उसका यूनुस खान का एक्सेप्ट करना, ये बात तो तय है कि एक सीरीज के लिए फिलहाल रखा गया उनको ना।
तो ये बात भी थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी कि यूनुस खान के पास जो एग्रीमेंट हुआ होगा वो एक सीरीज का हुआ होगा और उस पर यूनुस खान ने साइन किए होंगे, ठीक है ना, उस पर यूनुस खान ने साइन किए होंगे। तो यूनुस खान ने साइन किया, इसका मतलब यूनुस खान एग्री थे कि हाँ जी मैं एक सीरीज के लिए मैं ये चैलेंज कबूल करता हूँ, ठीक है ना। तो यूनुस खान कुछ आपको पता है चैलेंज लेने के शौकीन है और इंग्लैंड में बैटिंग जरा मुश्किल होती है, तो मैं समझता हूँ यूनुस ने इसको चैलेंज लेके किया और हमारी नेक ख्वाहिशात यूनुस खान के साथ है, पाकिस्तान के साथ है कि पाकिस्तान को वो डिलीवर करें। और मुझे उम्मीद है कि फर्क नजर आना चाहिए पाकिस्तान बैटिंग में, और अगर फर्क नजर नहीं आता तो मैं समझता हूँ यूनुस खान को फिर कोचिंग में एक दोबारा से री एंट्री मारनी पड़ेगी कि वो तमाम वो प्रोसेस करते हुए आए नीचे से और फिर ऊपर की तरफ आए। तो अगर यूनुस खान का यहाँ पे फर्क नजर नहीं आता पाकिस्तान की बैटिंग में, तो यूनुस खान को फिर दोबारा से सोचना पड़ेगा कि वो एकदम प्रोसेस के साथ आए। जिस तरह मिसबा को आपने बगैर प्रोसेस के हेड कोच बनाया, यूनुस खान को भी आपने, मैं कहूंगा, एक बगैर प्रोसेस के आपने पाकिस्तान गैर टीम का प्रोसेस सही कोच बनाया, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान में ये होता रहा है, पाकिस्तान में होता आया है और आगे पता नहीं कब तक होगा। जो इंडिया की बात मैं कर रहा था ना कि उन्होंने कहा कि हम एक प्रोसेस बना चुके हैं, ठीक है ना, तो वहां प्रोसेस, हमारे यहाँ प्रोसेस नहीं बना। तो अब अच्छा, जब मैं आपसे एक आकाशवाणी जो है उनका भी अपना आकाश चोपड़ा की मैं बात कर रहा हूँ। जी वो आकाश चोपड़ा, जी वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आए थे, तो मैंने उनसे सवाल किया, उनसे गपशप बड़ी जबरदस्त रही मेरी। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने बोला क्या इंडिया में कोचिंग कोर्सेज जरूरी हैं या नहीं है। तो फिर उन्होंने एक बात की, मैंने उनसे बोला, मैंने रवि शास्त्री जो है वो मेरे ख्याल में उनके कोचिंग कोर्सेज इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंडिया की टीम के कोच है। तो फिर उन्होंने बोला एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, जैसे रवि शास्त्री का था या अनिल कुंबले का था। फिर मैंने उनसे स्ट्रेट अवे पूछा, मैंने आप मुझे बताएं कोचिंग कोर्सेज होने चाहिए नहीं, तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने बोला नहीं, अगर कोचिंग कोर्सेज कर लो तो वो ज्यादा ज्यादा अच्छा होता है, आपको आपको आपके पास कोर्सेज होने चाहिए। तो ये तो फिर हमारे लोगों को सोचने चाहिए, हमारे क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि चाहे बड़ा प्लेयर है, चाहे छोटा प्लेयर है, चाहे जो भी है, जो भी कोचिंग में आना चाहता है, तो फिर उसके पास पीछे कोचिंग कोर्सेज होने चाहिए। मैंने तो एक जगह बोला था कि कोचिंग कोर्सेज कम से कम लेवल 4 जो वो पाकिस्तान टीम के कोच हो, चाहे बैटिंग कोच देखो है, चाहे तनवीर, बॉलिंग देखो कोच है, चाहे हेड कोच देखो है। तनवीर, एक बड़ी समझने वाली बात है ये कि जो कोचिंग कोर्सेज होते हैं ना, लेवल 1 लेवल 2 तक तो चलो ठीक है, मैनेजेबल हो जाता है। लेवल 3 लेवल 4 जो है ना, ये आप जब तक पढ़े लिखे नहीं होंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे, आपके लिए मुश्किलात हैं। तो मैं तो मिसबा तो हमेशा से, एजुकेटेड है। तो मिसबा ने अभी किया नहीं, आगे करना चाहेंगे तो कर लेंगे। मेरे बात को अंडरस्टैंड करना कि आपके ज्यादातर जो बड़े नाम गुजरे हैं 90s के, अगर आप देखें तो उनमें इतने पढ़े लिखे क्रिकेटर नहीं थे जिनको हाईली क्वालिफाइड। जो आपको पता है हर चीज जो होती है मैनुअल वो अंग्रेजी में होती है। अंग्रेजी हर किसी की इतनी अच्छी नहीं होती है, लिखने में, बोलने में, ठीक है ना, एक्सप्लेन करने में। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है कि हमारे प्लेयर इतने एजुकेटेड नहीं हैं, तो करना ये चाहिए, इनको अपना कोचिंग मैनुअल बनाना चाहिए, अपना कोचिंग मैनुअल बनाना चाहिए। और उस पे अपने, हमें इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के उस पे हमें नहीं जाना चाहिए कि उनके कोचिंग कोचेस को हम फॉलो करें और वही सिलेबस पढ़ाएं। हमें चाहिए कि हम अपना मैनुअल बनाएं, क्योंकि हमारे प्लेयर डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड से आते हैं। उनको उस तरह तैयार किया जाए कि वो इंटरनेशनली सक्सेसफुल हो चुके हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी एजुकेशन की भी, उनकी जो है ग्रूमिंग की जाए, ताकि वो कहीं पे भी दुनिया में और जगहों पे भी जाके काम कर सकें। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके क्रिकेटर जो है ना कोचिंग कोर्सेज से भागते रहेंगे, डिनाइल करते रहेंगे और कहेंगे हमें जरूरत नहीं कोचिंग कोर्सेज की। अगर आसानी से वो कर सकेंगे तो मैं दावे से कहता हूं वो करने आएंगे और शौक से करने आएंगे। लेकिन लड़के हमारे हेजिटेट क्यों करते हैं, इसको समझने की बात है कि अंग्रेजी प्रॉब्लम है, उसको लिखना, उसको बिल्कुल बोलना, उसको बिल्कुल। एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए अगर आप चाहते हैं कि आपके बड़े नाम जो कोचिंग में आना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको उस तरीके से तैयार किया जाए कि वो कंफर्टेबली आके कोर्सेज करें, उसके लिए पाकिस्तान को अपना मैनुअल कोचिंग कोर्सेज बनाने पड़ेंगे, ताकि आपके कंफर्टेबली आपके लड़के आके उसको अडेप्ट करें और उस पर फिर काम करें। लास्ट क्वेश्चन गुल्लू भाई, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि कोचिंग करने के बहुत शौकीन है यूनुस खान। आप सच बोलने के कितने शौकीन हैं? आपके जो दोस्त हैं एनसीए में, नदीम खान, वो आए हैं, आप क्या समझते हैं, बिल्कुल सही आए हैं? अगर मैं गुलाम अली से ये पूछूं
कि उनकी क्या राय है, ये सही आए हैं या अभी जल्दी है? आप मुझे किस हिसाब से पूछ रहे हैं? उनकी एबिलिटी कैपेबिलिटी के हिसाब से पूछ रहे हैं, या उनकी क्रिकेट के भाई वो 2 मैच खेले हैं या 3 मैच खेले हैं, या उनका वो एक्सपीरियंस? देखिए, आप किसी भी शख्स को जो जज करते हैं ना आफ्टर क्रिकेट, हम्म। जॉब, किसी भी जॉब में आता है, वो केपेबल उस काम के लिए कितना है, केपेबल कितना है उस काम का, कितना विजनरी है, कितना वो जो है नहीं, उसका। मैं देखिए, मैं क्रिकेट के हिसाब से मैंने नहीं बात की। मैं खुद कहता हूँ क्रिकेट कम हो या ज्यादा हो वो नहीं, अगर वो काम करने वाला ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इतनी जल्दी डोमेस्टिक में आना, इतनी जल्दी सिस्टम में आना, आके एकदम से एकेडमी का डायरेक्टर, हाई परफॉर्मेंस का उसका का डायरेक्टर बनना, ये क्या आप समझते इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? देखो तनवीर, माजी में जितने भी एकेडमी के डायरेक्टर गुजरे हैं ना, आप उनको जानते होंगे, ठीक है ना? अगर उनका कंपैरिजन आप नदीम खान से करो, ये नदीम खान की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि नदीम को मैंने करीब से देखा है, करीब से उसको जाना है, उसके उसकी डिस्कशन मेरे साथ होती रही है। तो मैं समझता हूँ कि नदीम में वो एबिलिटी है कि कुछ प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करवा सकता है, अनलेस के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसमें रोड़े ना अटकाए या अपने लाइन पे ना चलाए। तो नदीम खान, मैं समझता हूँ कि जो उसका विजन है, जो उसकी सोच है, और जो उसका एक काम करने का अंदाज है और मैनेज करने का, मैं समझता हूँ नदीम जो पास्ट में कई ऐसे डायरेक्टर गुजरे हैं एनसीए के, उनसे बहुत बेहतर मैं समझता हूँ काम कर सकता है नदीम। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नदीम सबसे बेहतर होगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ उनसे बेहतर काम करेगा। देखिए, स्टैंडर्ड तो आप सेट करते हैं, ठीक है ना? अब नदीम जब तक यहाँ रहते हैं, नदीम क्या स्टैंडर्ड सेट करते हैं बाद में आने वालों के लिए, वो जो है, क्योंकि हमेशा होता क्या है, जो भी आता है ना अपना एक स्टैंडर्ड सेट करता है। अब आपको उससे आगे बढ़ना होता है, आगे बढ़ना होता आपको है। उससे आगे बढ़ना होता है। तो आई एम श्योर कि नदीम जो पीछे काम हुए उससे आगे जरूर बढ़ाएंगे, और उससे आगे बढ़ के आने वालों के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे, फिर उनको मीट करना पड़ेगा। तो मेरा जो लुबे लुबाब ये है कि नदीम आगे इसको बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे। थैंक यू गुल्लू भाई, और बहुत शॉर्ट टाइम पे आपसे बात हुई और आपने मुझे टाइम दिया। मैं आपका जितना थैंक यू करूं उतना कम है। आपके साथ नहीं तो यार, गपशप वैसे ही हमारी रहती है, और बहुत मजा आता है आपके साथ गपशप करके, और माशाल्लाह आपको थैंक नॉलेज यू। भी बहुत है क्रिकेट की। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।